मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए, और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जब भी बात करता हूं मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करता। मैं जितनी मेरी एडवाइस है, जितनी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, वो सारी की सारी रियल लाइफ बेस्ड है, टेस्टेड है, और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के अराउंड ही मेरी सारी की सारी डिस्कशंस होती हैं। तो मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए लास्ट टू लास्ट वीक, और उन्होंने बोला कि मेरा XYZ प्रोडक्ट है, और मैं अभी इसके अंदर इस स्टेट के अंदर हूं। अब मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? काम ठीक ठाक था, मार्जिन ठीक ठाक था, मगर एक्सपेंशन के नाम के ऊपर उन्होंने बोला कि मैं किसी PR एजेंसी को हायर करूं, मैं किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करूं, मैं क्या करूं? इसी तरीके से फादर सन थे, दोनों के जॉइंट बिजनेस था। फादर्स के थॉट्स थे कि जिस तरीके से हमने इतने सालों मेहनत करके मैंने बिजनेस को ग्रो करा है, मेहनत करनी पड़ेगी। और सन कहता था नहीं, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम लेटेस्ट चीजें यूज करेंगे। मगर मैं पूछा था करोगे क्या भाई? मेरे को ये बताओ कि अगर आज फ्राइडे है, 2 दिन का तुम्हारे पास समय है, सैटरडे और संडे का, मंडे मॉर्निंग से एक्शन प्लान स्टार्ट करना है, करोगे क्या? गेस व्हाट? दोनों में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। और 30-40 करोड़ का, 45 करोड़ के आसपास का बिजनेस था, मगर दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि अगर मेरे को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, टेरिटरीज एक्सपैंड करनी है, तो मैं क्या करूं? इज दिस सिचुएशन समहाउ रिलेटेबल टू एनी वन ऑफ मल्टीपल ऑफ पीपल ऑफ यू हु आर हियर इन द सेशन? क्या आपको ये रिलेटेबल लग रहा है कि यार एक्सपैंड करना है, बिजनेस ग्रो करना है, कुछ रफ वेक्स आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मगर कल सवेरे उठ के मैं क्या करूं मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, बिजनेस का रेवेन्यू तो बढ़ाना ही है, प्रॉफिट तो बढ़ाना ही है, मगर कल सवेरे क्या करूं उठ करके मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, या मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि करूं या ना करूं, या वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इज दिस रिलेटेबल? ओके, वन यस। यस सर, वोट समझ। अबाउट। ओके, सो बिजनेस के अंदर जो है एक्सपैंड करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मालूम नहीं है कल सवेरे उठ के मैं क्या करूं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी आती जाएगी, वैसे वैसे आपको माइंड में स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे सेशन अटेंड करे होंगे, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन होता है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस? इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 की बात करनी किससे है, और पार्ट नंबर 2 कि आपका मैसेज उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। ये 2 सबसे 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 पावरफुल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है बात करनी किससे है, तो या तो आप किसी से बात कर ही नहीं पाओगे, या फिर आप गलत लोगों से बात करोगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा गलत लोगों से बात करके? अगर आप बात ही गलत लोगों से कर रहे हो, तो जो लीड्स आएंगी क्वालिफाइड नहीं होंगी, जो लीड्स आएंगी वो कन्वर्ट नहीं होंगी। हो सकता है भर भर के आपके पास हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आ जाएं, बट वो लीड्स इवेंचुअली अगर कन्वर्ट ही नहीं होंगी, तो सारा पैसा आपका जल जाएगा। और अगर आपके पास 100 या थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आ रही हैं, तो इसका मतलब आपने टीम भी डिप्लॉय करके रखी होगी, टीम हायर करके रखी होगी। टीम अगर आपने हायर करके रखी हुई है, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी जा रही होगी, उनको अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद के दिए होंगे। हो सकता है कोई कस्टमाइजेशन करवाई हो, कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाए हो, सारे आपने बना करके उनको दिए होंगे। सारा पैसा आपका लगा हुआ होगा, मगर अगर कन्वर्जन नहीं आ रहा, इसका मतलब न्यू कस्टमर्स नहीं हमारे बन रहे, इसका मतलब रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो सारा पैसा हमारा जल रहा है। अगर हमने लोन लिया हुआ है, अगर हम रेंट दे रहे हैं, तो वो उसकी EMI नहीं रुकने वाली। अगर आपको रेंट देना है, तो मकान मालिक ये नहीं कहेगा चलो ठीक है यार, आपका नए क्लाइंट नहीं आ रहे, आपकी लीड्स क्वालिफाइड नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने रेंट मत देना। सो आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने बात किससे करनी है। नाउ आई वुड वांट यू गाइस टू स्पेंड अबाउट अ मिनट एंड टेल मी कि आपके कस्टमर्स कौन लोग हैं, या किन लोगों को टारगेट करना चाहोगे, और उन तक आपका मैसेज पहुंचेगा कैसे, या वो लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे। नाउ spend about a minute and tell me.
Sir, my target audience would be people in the age group of 30 to 50 years of old age, and I would bring my business to their notice through digital campaigns. सुनिंदु, आपका क्या बिजनेस है? So, मैं रियल एस्टेट I'm into real estate brokerage. रियल एस्टेट ब्रोकरिंग, ओके। तो आपका किस चीज में ज्यादा माल बिकता है? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, Residential in the primary market. रेजिडेंशियल इन द Primary market. जो under construction project ना अच्छा अच्छा अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन in a gated society. और इन अ गेटेड सोसाइटी, ओके। एवरेज प्राइस पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? Sir, I deal in all sorts of projects starting from as low as 25-30 lakhs up to 15 to 16 lakhs. So, and initially I deal in the price range of 50 to 2 CR. भाई आप मेरे को एक बात बताओ, कहने में सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर कैन आई बी ऑनेस्ट? Yes, sir. घबराओगे तो नहीं? नहीं एकदम तो नहीं. अच्छा, कितने साल से आप इस बिजनेस में? Sir, almost 4 years. ओके भाई, अगर आपको 15 करोड़ का एक डील आप करवाते हो तो आपकी ब्रोकरेज कितनी बनती होगी उसमें? 1%, 0.5%, 1.5%, 2% बनता होगा। तो अगर 15 करोड़ की डील है तो आपका उसमें 30 लाख रुपए बनता होगा, ठीक है। अगर कोई 25 लाख की डील है तो उसके अंदर आपके कितने बनते होंगे? 50,000, ठीक है ना। तो अगर आपको 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो फिर आप 20-25 हजार में क्यों डील करना चाहते हो? और अगर आपको जिंदगी में एक क्लाइंट कोई भूले भटके मिल गया, 15 करोड़ वाला, 20 करोड़ वाला, मेजरली आपको क्लाइंट्स जो मिल रहे हैं वो 25, 30, 50 लाख वाली रेंज के अंदर हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस 15 करोड़ वाला नहीं है। नहीं सर, आई जस्ट वांटेड टू से कि मैं किस प्रोडक्ट में डील करता हूँ, बट व्हेन आई फोकस अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो माय प्राइस रेंज वैरीज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 60 lakhs to 2 CR. इस रेंज में हम ज्यादा देते हैं. Guys, are you listening to this conversation very, very carefully? The moment I start digging, तो वहां पर जो है ना करेक्शन होने लगता है। ओके, तो अब आपको जो है ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी बताने की मैं 15 करोड़ की प्रॉपर्टीज में डील करता हूं। आपको ये बताने कि आपका धंधा कैसे बढ़ेगा। अगर 15 करोड़ की आपके पास प्रॉपर्टी लिस्टेड है, मगर मैं सुनिंदु की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात करूं, अगर नहीं बिक रही है, बेचना नहीं आ रहा है, तो फिर क्या पॉइंट बनता है बताने का कि हम 15 करोड़, या हम तो ये भी बता सकते हैं कि हम तो मैग्नोलिया और उसमें भी इंटरेस्टेड है, डीएलएफ के अंदर 125 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हम बेच सकते हैं। मगर वो कंप्लीटली डिफरेंट लीग है। जो 25-50 लाख 1 करोड़ वाले प्रॉपर्टीज के अंदर डील करते हैं, वो 100-125 करोड़ की प्रॉपर्टीज में डील नहीं कर सकते। और इसका उल्टा भी समझ लो, जो 50 करोड़ 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, वो 25-50 लाख वाली में डील कर ही नहीं सकते। करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो एक अलग क्वेश्चन है, कर ही नहीं सकते। बिकॉज दोनों के अंदर मार्केट, दोनों के अंदर टारगेट ऑडियंस, दोनों के अंदर टारगेट ऑडियंस के माइंडसेट, दोनों के अंदर उन तक पहुंचा जाएगा कैसे, दोनों के अंदर उनके क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या ऑब्जेक्शंस होंगे, दोनों के अंदर उनके क्या प्रॉब्लम्स होंगे, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। जिस पर्सन ने पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके रेंटल प्रॉपर्टी से उठ करके एक 50 लाख की प्रॉपर्टी में जाना है, जिसके अंदर से उसका 80% लगभग 40 लाख रुपए का लोन लेगा, और जो 10 लाख रुपए उसने अभी लगाने हैं, उसने पूरी जिंदगी के अंदर इकट्ठे करे हैं, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल मेहनत करके, या वो भी इकट्ठे नहीं हुए, अपने पापा से लोन ले रहा है, अपने फ्रेंड से लोन ले रहा है, अपने ससुर जी से लोन ले रहा है, और उसके बाद जाकर के वो 10 लाख रुपए इकट्ठे करके डाउन पेमेंट दे रहा है, वो 40 लाख रुपए का लोन ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि मेरी कितनी सैलरी है, उसमें कितनी ईएमआई जाएगी। इस पर्सन से जो आपको बिजनेस मिलेगा वर्सेस एक और बिजनेस जिसका 1000, 2000, 5000 करोड़ का बिजनेस है,
ये जिसको अभी अभी फंडिंग मिली है और वो अपना पैसा जो आया उसको पार्क कर रहा है रियल एस्टेट के अंदर, जिसने उसमें 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का उसने घर खरीद लिया, ये सोचते हुए कि मेरी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, पक्के का पैसा इसमें लग रहा है और इसके अंदर जो है मेरे को जब 3 4 5 सालों में इसकी जरूरत होगी तो इसके अंदर कुछ एप्रिसिएशन आ चुका होगा, विच वुड बी हायर देन एफडी। उसकी कंसिडरेशन कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की होगी। और मैंने एक प्रोफाइल बताया है हाई एंड रियल एस्टेट के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोफाइल्स हो सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है आपको ये अंदर से जानना समझना कि मेरा टारगेट ऑडियंस है कौन, बात करनी किससे है। तो अगर स्वनिंदु बोलते हैं कि मेरा रियल एस्टेट ब्रोकरिंग का बिजनेस है और मैं 25 या 30 या 40 लाख रुपए से स्टार्ट करके 1.5-2 करोड़ तक के मैं घर बेचता हूं, तो अब इसका मतलब बात किससे करनी है, ये कैसे पता लगेगा। अब टिपिकली इस क्वेश्चन का जवाब आता है कि एनीबडी हु नीड्स ए होम इज माय टारगेट ऑडियंस। क्या ये आपने सुना हुआ लग रहा है कि आपका भी ऐसा डेफिनेशन है? एनीबडी हु नीड्स एन HVAC प्लांट is my target audience. Anybody who needs aluminum wires for their business is my target audience. Anybody who is suffering from some kind of relationship issues, health issues, wealth issues, बच्चे बात नहीं मानते, XYZ is my target audience. क्या ये रिलेटेबल लग रहा है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, बात किससे करनी है, तो क्या ये आपका भी डेफिनेशन है? बताओ जी। हाँ ना, नहीं सर मेरा तो नहीं है, हाँ सर मेरा भी ऐसा ही है। सोनल आपने थम्स अप दिया है, आप एक बार ओके, किरण ने बोला एक बारी अनम्यूट करके दोबारा से बताएं। एक तो क्लैरिटी नहीं है, हम अप्रोच करना चाहते हैं कि सबको अप्रोच कर लें, वेदर इट इज विद इन आवर कैपेसिटी और नॉट। यस प्रदीप जी, वैसे मेरे को मालूम है, अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें आपका क्या बिजनेस है तो बाकी लोग भी रिलेट कर पाएंगे, और कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसे आई एम ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई एम रिसेंटली engaged with my son who is doing the air filter manufacturing. So basically I am presently more concerned with this business, so I am focusing on that presently more. So in that connection I am observing these sort of observations. They are trying to contact each and every person who is using filters, whether they are within their reach. It could be on a location wise as well, then the quantum of the business as well. So one should मेरे ख्याल से focus करना चाहिए what they can cater, उसी को पहले focus करें। मैं इसके अंदर ना, हाँ, अब जैसे आपने बोला फिल्टर हैं, अब आप मेरे को ये बताओ कि जब कोविड फैला हुआ था और बिल्कुल खत्म होने के मतलब था कगार के ऊपर, जब गवर्नमेंट ने बोला था कि अब आप लोग बाहर निकल सकते हैं मगर मास्क पहन के निकलना है, तो उस टाइम के ऊपर N95 फिल्टर वाला मास्क सब लोग पहन रहे थे। तो क्या ये इंडस्ट्रियल फिल्टर में बाय द वे, अभी मैं वही देखो, मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि कैसे बता रहे हो और कैसे बताना चाहिए। ओके, कि हमारा फिल्टर का काम है। ओके, अरे भाई आपके माइंड में क्लियर है, जो सुन रहे हैं उनको थोड़ी क्लियर है ये चीज, आप क्या करते हो। मैंने स्वनिंदु से पूछा, उसने बोला रियल एस्टेट। मैंने पूछा रियल एस्टेट का क्या मतलब है, उन्होंने बोला रियल एस्टेट ब्रोकरिंग। अब रियल एस्टेट ब्रोकरिंग का क्या मतलब है, रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, प्लॉटिंग होता है, कहते हैं रेजिडेंशियल। कहां से कहां तक, 25 लाख से 15 करोड़। बट जैसे जैसे मैं उसके अंदर घुसता जा रहा हूं, आपकी डेफिनेशंस चेंज होती जा रही हैं, करेक्ट होती जा रही हैं। अब आप ये मेरे को बात बताओ, यहाँ पे तो मैं 1-on-1 आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को जवाब देकर के अपनी बात को करेक्ट करते जा रहे हो या और ज्यादा बेटर करते जा रहे हो। मगर यही चीज अगर आपने एड में चलाई, आपने होर्डिंग में चलाई, फेसबुक की एड में चलाई, गूगल की एड में चलाई, अगर लोगों को क्लैरिटी नहीं है, वो आपसे जुड़ेंगे। अरे भाई पैसा तो आपका खर्च हो गया ना, अगर आपने एड चलाई पैसा आपका खर्च हो गया। अगर आपने सही मैसेज सही लोगों को नहीं दिखाया, लोग आपसे जुड़ गए। अब इतने सारे लोग जुड़ गए, पहले तो आपको बड़ी खुशी हुई यार, एकदम से इतनी सारी लीड्स आ गई, वाह जी वाह, मजा आ गया। मगर जब आपने बात करनी शुरू करी तो आपको लगा कि ये तो बिल्कुल किसी काम की ही नहीं है लीड्स। तो क्या आपको मेरा पॉइंट क्लियरली समझ में आया कि हमारे को 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि बात करनी किससे है, एग्जैक्टली कौन बंदा है। तो मैं जैसे प्रदीप जी को एग्जांपल दे रहा था कि सबको याद होगा कि N95 वाले मास्क पहनना चाह रहे थे हम लोग,
N95 के अंदर जो था, आपने देखा होगा एक बटन सा होता था जिसके अंदर फिल्टर लगा होता था। अब अगर किसी को एक फिल्टर अपने मास्क का चेंज करना है और वो प्रतीक जी को लीड दे देता है कि हाँ जी मेरे को N95 का मास्क का फिल्टर चाहिए, क्या भाव लगेगा, तो प्रदीप जी को खुशी होगी ऐसे लीड रिसीव करके, या उनको गुस्सा आएगा कि यार ये मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? ठीक बात। सो आपको जितना ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट के Specific ऊपर होना जाकर के पड़ेगा। बात करेंगे, जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे उतना बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड लोग कहते हैं सर इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे तो लीड्स तो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, कॉस्ट पर लीड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। यस, आपको क्या समझना है, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड के ऊपर आपको फोकस करना है, कॉस्ट पर लीड के ऊपर फोकस नहीं करना है। बिकॉज पहला क्वेश्चन जो आज आया था वो यही आया था, सर कि मैं कॉस्ट पर लीड को कैसे कम करूं। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। भाई मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बता के दे सकता हूं जो आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर रन करो, और आपके पास अगर बजट है तो रोज आपकी 1000, 2000, 5000 लीड जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, लीड्स आ जाएंगी। Will that be useful? Will that system be able to grow your business? कि 2000 लीड्स, 5000 लीड्स रोज की आ रही हैं तो क्या आपका बिजनेस तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जितना हम ज्यादा एक्सपैंड करेंगे अपनी मार्केट को इन टर्म्स ऑफ डेफिनिशन, हम उतने ज्यादा गलत लोगों से बात करेंगे, उतनी ही कम क्वालिफाइड लीड्स आएंगी। कॉस्ट पर लीड भले ही कम हो जाए, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड आपकी ज्यादा होती चली जाएगी और कन्वर्जन आपका गिरता चला जाएगा। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? आप ए लिखिए चैट के अंदर, कितने लोग डिसएग्री करते हैं आप डी लिखिए चैट के अंदर। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्पेसिफिक, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज कि मेरे को बात करनी किससे है। ऑलराइट, तो अब इसको कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के चलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रदीप जी के बिजनेस की, सो प्रदीप जी का बिजनेस है, उनका फिल्टर्स का बिजनेस है। फिल्टर्स कोई नॉर्मल फिल्टर्स नहीं, उनका स्पेसिफिक टाइप के फिल्टर्स का बिजनेस है जो इंडस्ट्री के अंदर लगते हैं। अब सबसे पहले हमारे को देखना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर इनके फिल्टर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंपनीज आपके लिए टारगेट ऑडियंस हैं। अब लेट अस से आपने कहा हॉस्पिटल्स के अंदर फिल्टर लगता है, तो क्या हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है कि क्या सारे हॉस्पिटल्स फिल्टर लगाते हैं? नहीं। कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर फिल्टर्स यूज होते हैं? ओटी और जिसमें आईसीयूज हैं। बिल्कुल ठीक है। अब क्या जो हॉस्पिटल्स जिसके अंदर ओटी और आईसीयू होते हैं वो कम होंगे या सभी के अंदर ओटी आईसीयू होगा? ऑब्वियसली कम होंगे। तो सबसे पहला फिल्टर हमारा यहाँ पर हमारे डेफिनेशन के अंदर फिल्टर लग गया, ऑल हॉस्पिटल्स विच हैव ओटीज एंड आईसीयूज अब आर माय टारगेट ऑडियंस। इज दिस डेफिनेशन करेक्ट? करेक्ट। नो, बिकॉज अब सिर्फ ये कहने भर से मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे? अब सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट से इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो है कितने हॉस्पिटल्स होंगे जिनके अंदर आईसीयू लगा होगा या ओटी होगा? मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। नहीं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अगर हम देखते हैं, वहां पर हॉस्पिटल की जगह पे लिखा होगा अस्पताल, मगर क्या वहां पर ओटी या आईसीयू होगा? ठीक बात है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ही होगा। स्पेशलिटी के अंदर होगा। प्लस टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में से टीयर 1 एंड टीयर 2 के अंदर ज्यादा लाइक्लीहुड है होने की। क्यों? क्योंकि अगर ये सरकारी अस्पताल है तो उसकी टारगेटिंग और उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से होगी। वो हो सकता है जेम पोर्टल से खरीदते होंगे, हो सकता है टेंडरिंग करते होंगे, तो हो सकता है हमारे लिए टारगेट इंडस्ट्री वो ना हो। अगर प्राइवेट अस्पताल होगा तो जो भी बंदा अस्पताल खोलने का पैसा लगाएगा उसको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि पेशेंट आएगा, उसकी सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएगा, तभी वो अस्पताल खोलेगा ना। वहां पर गांव के रिमोट एरिया के अंदर उसने ऐसा अस्पताल खोल दिया जिसमें आईसीयू की, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, मगर वहां पर ज्यादा एडमिशन ही नहीं है या वहां पर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो फिर वो अस्पताल तो बंद हो जाएगा। वो आपका टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, जिसका काम ही नहीं चल रहा होगा वो आपको अफोर्ड कैसे कर पाएगा? तो अब हमारी डेफिनेशन और ज्यादा हम करेक्ट करेंगे कि हॉस्पिटल्स इन XYZ स्टेट्स
or even better in XYZ cities are my target audience who have the facility of ICU and operation theaters. Or it could be based on the number of beds as well. Yes, it could be based on number of beds as well. कि हमारे को ये मालूम है कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ बेड्स होंगे, अच्छा इसमें आपको कितने % श्योरिटी है कि X नंबर ऑफ बेड्स के ऊपर अगर ये हॉस्पिटल होगा तो इसमें OT और ICU होगा ही होगा. इसमें क्या कोई कोरिलेशन हो सकता है? डेफिनेटली सर, अगर 30 से ऊपर है तो देयर मस्ट बी अ OT इन ICUs. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मेरे को इसका आइडिया नहीं है. हो सकता है आपने ऐसा स्टडी करा हो या गवर्नमेंट का नॉर्म हो कि इसने ऊपर से बेडेड हॉस्पिटल होगा तो ICU होना मैंडेटरी है, शायद ऐसा कुछ. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑल द हॉस्पिटल्स विद 30+ बेड्स आर माय टारगेट ऑडियंस. क्या ये डेफिनेशन अब हमारी बेटर हो गई या अभी भी इनकम्प्लीट है? बेटर तो हो गई, पर इसके अंदर सर रिप्लेसमेंट ऑफ या साइज ऑफ ऑर्डर भी एक क्राइटेरिया है. अगर बहुत छोटे हैं, हाँ जी, अगर 30 बेड का हॉस्पिटल लगा करके एक ICU खोल के बैठा है तो आप कहोगे यार ये तो बहुत छोटा ऑर्डर आएगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है इतने छोटे ऑर्डर्स की. तो अब आप देखो कि आपकी डेफिनेशन कैसे ऑल्टर होती चली जा रही है. सेम सुनिंदु के साथ जब मैंने पूछना शुरू करा था तो उसने अपनी डेफिनेशन ऑल्टर करी थी. आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपकी डेफिनेशन भी आपकी ऑल्टर होती चली जा रही है. और दिस इज फॉर गुड, दिस इज फॉर गुड. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने सवेरे आकर के मेरे से बात करी, आपके क्लैरिटी आना शुरू हुआ. कल से आपके रिजल्ट्स ऑल्टर होने शुरू हो जाएंगे. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स है जहां पर ICU की या OT की फैसिलिटी है. दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया वुड बी ऑल्दो 30 के ऊपर उनके पास ये फैसिलिटीज होनी मैंडेटरी है, मगर हमारे को 30, 40, 50 वाले नहीं चाहिए. हमारे को मे बी, मैं फालतू अपनी तरफ से कुछ भी बकवास कर रहा हूं, यू हैव टू करेक्ट द नंबर, कि 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 100 से ऊपर रूम होने चाहिए. तभी वो ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसके इसमें X नंबर ऑफ, Y नंबर ऑफ ICUs या उनको चाहिए होंगे या फिल्टर्स चाहिए होंगे. तो अब आपकी डेफिनेशन और इंप्रूव हो गई. बट अब नई डेफिनेशन के हिसाब से ऑल हॉस्पिटल्स with 50, 60 or any number of beds in XYZ states are my target audience. अब क्या डेफिनेशन ठीक हो गई या अभी भी इसमें कुछ कमी है? इनिशियल के लिए तो सही हो गई सर. नहीं, अभी भी कमी है इसके अंदर. अब इसके अंदर आप स्टेट्स या सिटीज भी तो ऐड करेंगे. अगर आपका लॉजिस्टिक्स का अगर आपका इशू है तो, कि अगर आप जो है दिल्ली के अंदर बैठे हैं और अगर आपका कस्टमर जो आपका केरला के अंदर है, तो क्या आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है कहीं वो किल तो नहीं कर देगी आपकी प्राइसिंग को? वहां से वो लोकली लेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, आपसे लेगा तो महंगा पड़ेगा. कहीं ऐसा इशू तो नहीं आएगा? आएगा. तो फिर इसका मतलब हम इतनी दूर जा ही नहीं सकते. फिर हमारी डेफिनेशन चेंज होगी. Is this conversation making any sense? तो न्यू डेफिनेशन क्या निकल करके आई कि हॉस्पिटल्स इतने बेड से ज्यादा का, मगर दिल्ली से मे बी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर रेडियस के अंदर, जो भी डेफिनेशन आपके हिसाब से इसके अंदर बेस्ट फिट होगी. चलो अब नई डेफिनेशन बनाते हैं. ऑल हॉस्पिटल्स विद 50+ बेड्स इन 200 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम दिल्ली NCR. नाउ अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. वो तो इंप्रूव होती जाएगी सर विद द पासिंग ऑफ टाइम. नहीं, पासिंग ऑफ टाइम तो हम तो 10 साल से बिजनेस के अंदर हैं, और कितना टाइम पास करेंगे? आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना क्या है कि ये डेफिनेशन जो है हम बता तो रहे हैं, मगर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिसिंग है. कि मान लीजिए कि ऐसे 500 हॉस्पिटल्स हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं. आपका मैसेज हॉस्पिटल की दीवारों तक पहुंचेगा, फर्नीचर तक पहुंचेगा, तो उससे बिजनेस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा. उन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए उस पर्सन का जिससे आपको बात करनी है? एडमिन डिपार्टमेंट. एडमिन डिपार्टमेंट होगा. चलिए मान लिए एडमिन मेंटेनेंस वुड बी. ठीक है, एडमिन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर कोई होगा, उनसे आपको बात करनी है. अगर मान लीजिए कि एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोग हैं, तो क्या हम पांचों से बात कर सकते हैं क्या? या उसमें से 5 में से भी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करनी पड़ेगी?
पहले तो कांटेक्ट नंबर ही निकालना पड़ेगा, जिसका निकलेगा उससे बात होगी फिर। भाई कॉन्टैक्ट तो मैं पांचों का निकलवा के दे सकता हूँ, मगर पांचों से बात करने से आपको बिजनेस आने की उम्मीद है या किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करके आपको बिजनेस आने की ज्यादा उम्मीद है? जो डिसीजन मेकिंग वाला है या हेड ऑफ द परचेज हेड, परचेज हेड हो सकता है, हेड ऑफ एडमिन हो सकता है, हेड ऑफ कॉम्प्लायंस या सेफ्टी या सिक्योरिटी का ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हो सकता है, सीईओ अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कि ऑपरेशंस के अंदर दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर वहां पे हाइजीन का इश्यू हुआ या फिर उसके अंदर जो है कंटेमिनेशन का इश्यू हुआ, तो इसके लिए एडमिन डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा, इसके अंदर कोई और डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। एडमिन को तो सिर्फ परचेजिंग का प्रोसेस करना होगा, ऑर्डर बताना तो किसी और को पड़ेगा ना कि यार ये फिल्टर खराब हो रहा है, इसको चेंज करवा दो। तो क्या वो कोई टेक्निकल या मेंटेनेंस वाला कोई बंदा होगा, क्या वो ऑपरेशंस ऑफिसर होगा, क्या वो जो आपने बोला एडमिन ऑफिसर ही होगा? अब एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4-5 लोग हैं, उसमें से भी मेरे को लग रहा है हेड ऑफ एडमिन जो है ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू एक जूनियर जो एडमिन जिसने अभी ज्वाइन करा पिछले 6 महीने पहले। तो अब हमारे पास देखो डेफिनेशन हमारी कैसे बेटर होती चली जा रही है। हमने स्टार्ट करा इंडस्ट्री, उसमें आ गया हॉस्पिटल्स, उसके बाद हमने बात करी उस इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज, उसके अंदर हमने कर दिया 60+ बेड्स। उसके बाद हमने डिस्टेंस का क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया कि 200, 300, 250 किलोमीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए। चौथा, उस कंपनी के अंदर जो है डेजिग्नेशन क्या होगा जिससे हमारे को बात करनी है। पांचवा, अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसके अंदर वो डेजिग्नेशन के ऊपर बैठा कौन होगा और उसका मोबाइल नंबर या उसका ईमेल एड्रेस क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा? अगर हम यहीं पर आके रुक जाते हैं, ऑल हॉस्पिटल्स, लेट्स से ऑल हॉस्पिटल्स कितने हैं, 500 हॉस्पिटल्स आए, हमारे को सारे उन ऑल 500 हॉस्पिटल जिनका 60 से ज्यादा बेड्स हैं और वो 200 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है, उसके हेड ऑफ एडमिन से बात करनी है। अब क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई? नहीं जी, अभी भी नहीं हुई। जब तक आपको ये क्लैरिटी ना हो कि मेरा मैसेज उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा, आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है या गलत है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो अब आप कहेंगे मेरे को तो मालूम ही नहीं है हेड ऑफ एडमिन का नंबर कैसे निकलेगा, मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि उस हेड ऑफ एडमिन के ऊपर गुप्ता जी हैं, जैन साहब हैं, गोयल साहब हैं, बंसल साहब हैं, व्यास जी हैं, मेरे को क्या पता वहां पर। अरे अगर आपको यही नहीं मालूम बैठा कौन हुआ है, तो आपका मैसेज पहुंचेगा कैसे, किस तक पहुंचाओगे मैसेज? हाँ जी धीरज बताइए। सॉरी मेरे को जुकाम लगा हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाँ जी, कैमरा बंद रखा हुआ। कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं इसमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कॉम्प्लेक्स सेल्स है, और कॉम्प्लेक्स में अगर हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स में मतलब काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हम सीधा परचेजर के पास जाते हैं तो वो सीधा पैसे की बात करता है। कॉम्प्लेक्स सेल्स है क्योंकि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सारी सेल कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पर देखो इतने सारे लोग हैं, कौन इसमें से बोलता है कि मेरी सेल तो बहुत आसान है? हर बंदा ये बोलेगा यार मेरी तो सेल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। नहीं, मेरा कॉम्प्लेक्स सेल से मतलब है कि जैसे हम ऑटोमोटिव में काम करते हैं तो एक सिंगल डिसीजन मेकर, जैसे भी आप बात कर रहे थे ना, वैसा वाला नहीं रहता। हाँ, अब ऐसा होता है कि मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि सिंगल डिसीजन मेकर अभी भी नहीं होगा। हर B2B के केस के अंदर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। आप जिनसे बात करते होंगे वो शायद 1000, 5000, 10,000 या उससे भी बड़ी करोड़ की कंपनीज होती होंगी। तो उस केस के अंदर वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना मिलकर डिसीजन लेंगे। मिलकर डिसीजन लेंगे का क्या मतलब है कि यार कल को कोई पंगा हो गया तो मेरी नौकरी के ऊपर आंच ना आए, कल को कोई पंगा हो गया तो मेरे नाम और मेरे डेजिग्नेशन के अंदर जो है लोग क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। इसलिए वो मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं। सो इसको बोलते हैं टिपिकल B2B सिनेरियोस। कंपनी जितनी बड़ी होती चली जाएगी, इसमें नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स में, डिसीजन मेकिंग में उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। अब इसको कुछ लोग कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, कुछ इसको लार्ज एंटरप्राइज एक्विजिशन बोलते हैं, कुछ इसको अकाउंट बेस्ड सेलिंग बोलते हैं, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग बोलते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स इज कि बात करनी किससे है और आपका मैसेज उस तक पहुंचेगा कैसे। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर। इसके बाद के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अभी मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इज दिस मेकिंग एनी सेंस?
तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा प्रदीप के केस के अंदर, कि आपको बात करनी है हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर रिलेटिवली छोटे हॉस्पिटल्स हैं तो ओनर से बात करनी होगी। ओके, वो ओनर जो होंगे वो डॉक्टर भी हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग जहां पर वो कर रहे होंगे। जैसे जैसे हॉस्पिटल का साइज बढ़ता जाएगा उसमें हो सकता है एडमिन, परचेज, टेक्निकल, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, मल्टीपल टाइप के लोग हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए। तो इसके अंदर जब तक आप, अगर मान लीजिए 3 लोग 4 लोग इन्वॉल्व हैं, जब तक चारों से बात नहीं करोगे आपको ऑर्डर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरज वाला पॉइंट आ गया, कॉम्प्लेक्स सेल्स वाला पॉइंट आ गया, या अकाउंट बेस्ड सेलिंग का पॉइंट आ गया। तो अब पॉइंट यहां पर ये है, उन तक आपका मैसेज पहुंचेगा कैसे? तो आपको ये क्लियरली मालूम होना चाहिए कि मैं उसको ईमेल के ऊपर अपना मैसेज पहुंचाऊंगा, व्हाट्सएप के ऊपर पहुंचाऊंगा, एसएमएस से पहुंचाऊंगा, कॉल करूंगा, या पर्सनली जाकर के विजिट करना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताओ, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, कॉलिंग, पर्सनल विजिट, सबसे ज्यादा सिंपल और स्केलेबल कौन सा मेथड होगा इसमें से? पर्सनल। ओके, पर्सनल विजिट किसने बोला? ईमेल। हैंड रेस करिए। स्वनिंदु, आपने बोला पर्सनल विजिट? हाँ हाँ हाँ। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? सबसे सिंपल और स्केलेबल कौन सा मेथड होगा? तो पर्सनल विजिट सबसे सिंपल और स्केलेबल कैसे हो गया यार? किसी को व्हाट्सएप करना आसान होगा, उसको कॉल करना आसान होगा, ईमेल करना आसान होगा, या पर्सनल विजिट करके उससे बात करके उससे मिलना आसान होगा और स्केलेबल होगा? सर आई थिंक ऑन द प्रायर बेसिस कॉल करना ज्यादा आसान होगा, उसके बाद पर्सनल मीटिंग होने से। अरे यार, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना सिर्फ उसका जवाब दो, मैंने उसके बाद का पूछा ही नहीं। कॉल आसान होगा या व्हाट्सएप करना आसान होगा? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप करना आसान होगा या ईमेल करना आसान होगा? ईमेल। अरे दोनों ही आसान होंगे, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो आपके पास हो, अगर उसका ईमेल होगा तो ईमेल करना आसान होगा, अगर मोबाइल नंबर होगा तो व्हाट्सएप करना आसान होगा। और दोनों ही है मेरे, दोनों यूज करें। दोनों है तो दोनों यूज करेंगे। मगर हमारी डेफिनेशन के अंदर ये तो बात आई नहीं कि हमारा मैसेज उस एडमिन हेड तक, उस सीईओ तक, उस हेड ऑफ परचेज तक या उस सीईओ तक पहुंचेगा कैसे? हमारी डेफिनेशन में कहां आया ये? हमारी कॉन्वर्सेशन वहां तक स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। और मोस्टली लोग यहां पर गलती कर जाते हैं, जब ये डेफिनेशन नहीं होती तो वो एक्चुअल पर्सनल विजिट के ऊपर फोकस करते हैं, जाते हैं या तो खुद या सेल्स टीम को भेजते हैं, वो रिसेप्शन के ऊपर बैठ बैठ के वापस आ जाते हैं, उस पर्सन से मीटिंग ही नहीं हो पाती, मीटिंग ही नहीं मिल पाती। क्या ये किसी ने एक्सपीरियंस करा है? क्या ये रिलेटेबल लग रहा है? तो अब वापस से मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आप कहोगे मेरे को कैसे पता लगेगा उस हॉस्पिटल के अंदर कौन जना कहां पर कौन सी डेजिग्नेशन के ऊपर बैठा है? दो तरीके हैं इसके। वन, कि क्या हॉस्पिटल्स की कोई एसोसिएशन या कोई ऐसा है जहां पर सबके सब हॉस्पिटल्स अपने आप को रजिस्टर कराते हो? हाँ जी, मैंने जैसे सुना है, अब मैं गलत भी हो सकता हूं, प्रदीप जी आप ही मेरे को बेटर बताना, कि जैसे हॉस्पिटल्स को NABH सर्टिफाइड होना या कुछ XYZ सर्टिफाई होना जरूरी है, सारे हॉस्पिटल को वहां पर वो सर्टिफिकेशन होनी ही चाहिए। तो लैब के लिए मस्ट है, हॉस्पिटल के लिए नहीं है। अगर लैब है तो देन दे हैव टू टेक। ओके, तो हॉस्पिटल के लिए कौन सा चाहिए होगा? और वैसे लैब्स भी तो आपके टारगेट ऑडियंस ही होंगे इस केस के अंदर, क्योंकि वहां पर भी तो कंटामिनेशन और एयर कंडीशनिंग और उसको सारा का सारा प्रोटेक्ट करना पड़ता होगा। मैं ऐसा मानता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। होता है बट बहुत कम, यानी फिल्टर्स यूज होते हैं वहाँ पे। बेसिकली तो ऑलरेडी जो मेन हो कंसर्न है दैट इज टू ओटीज और आईसीयूज ही रहते हैं। चलिए, पर जनरली जो भी हॉस्पिटल खुलते हैं दे हैव टू टेक, मेरे ख्याल से एक तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। बिल्कुल। और एक सॉर्ट ऑफ सबकी एक एसोसिएशन भी है जहाँ पे इनकी डायरेक्टरी भी अवेलेबल रहती है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर नाउ वी हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंस कि स्टेप नंबर 1 वुड बी टू गेट द डायरेक्टरी ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, आइदर इंडिया वाइज और स्टेट वाइज, क्योंकि एसोसिएशन तो मल्टीपल लेवल के ऊपर हो सकती है, नेशनल एसोसिएशन भी हो सकती है, स्टेट लेवल एसोसिएशन भी हो सकती है। तो हमारे को जिन जिन स्टेट्स के अंदर टारगेट करना है वहां पे हमारे को उस एसोसिएशन की डायरेक्टरी चाहिए। अब एसोसिएशन की डायरेक्टरी के अंदर किसका नाम और नंबर लिखा होगा? जो ओनर होगा, जो लाला जी होंगे, और छोटे हॉस्पिटल्स वही डिसीजन मेकर्स होंगे। अब जो एसोसिएशन की डायरेक्टरी होगी
उसके अंदर हर एसोसिएशन मेंबर का प्रोफाइल दिया होगा, छोटे से प्रोफाइल के अंदर लिखा होगा इतने बेडेड हॉस्पिटल, वही आपका फिल्टर भी लग जाएगा कि ये हॉस्पिटल से बात करूं या ना करूं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा इस केस के अंदर वो एसोसिएशन की डायरेक्टरी निकालना। अब कितनी एसोसिएशन होंगी, हो सकता है एक हो नेशनल लेवल के ऊपर, हो सकता है मल्टीपल हो नेशनल एंड स्टेट लेवल के ऊपर। तो अब आपको लेटर से आपने बोला कि मैं दिल्ली से 200 किलोमीटर रेडियस के अंदर टारगेट करना चाहता हूं, तो उसमें हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल, एक्स, वाई, जेड, ABC जितने भी स्टेट्स आएंगी, सबकी अगर स्टेट लेवल के ऊपर एसोसिएशन होते हैं, सबकी डायरेक्टरी हमने खरीद लेनी है। दैट वुड बी द बिगिनिंग। और कहां कहां से आ सकता है, हम वहां पर कर सकते हैं लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन पंजाब, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन हरियाणा, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन यूपी। कहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां से डेटा निकल सकता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ को, जिसको हम बोलते हैं लिंक्डइन। अब आप लिंक्डइन पे जाएंगे, लिंक्डइन के ऊपर सर्च करेंगे हॉस्पिटल्स, और उसके बाद सर्च करेंगे मे बी एडमिन, या सर्च करेंगे परचेज, या उसके बाद सर्च करेंगे ओनर, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी चीज अवेलेबल है। अब हमारे पास यहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, नाउ दिस इज मेकिंग आवर इंफॉर्मेशन और टारगेटिंग कंप्लीट, कि अब एसोसिएशन का अगर डायरेक्टरी आ गया तो उसमें लाला जी का या ओनर का नंबर होगा ना, उसके अंदर होगा ना, तो वो नंबर या ईमेल होगा या दोनों होंगे। ये हमारे पास अब आ गया कि बात किससे करनी है। इस एसोसिएशन के अंदर मान लीजिए 500 हॉस्पिटल हैं, उसमें से 60 बेड से ऊपर वाले जो हॉस्पिटल हो गए, उसमें जो लाला जी जिनका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अब हमारे पास किनसे बात करनी है ये भी क्लियर हो गया, मेरा मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा ये भी क्लियर हो गया। नाउ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो उनके पास नहीं है? क्या आप उस प्रोडक्ट, उस मार्केट, उस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जो उनको मालूम नहीं है, अपने प्रोडक्ट जो वो खरीदना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री, अपने मार्केट के बारे में, जिससे उनको बिजनेस के अंदर, अपना बिजनेस रन करने के अंदर हेल्प हो सकती है? आपको अपने टारगेट ऑडियंस के मार्केट के बारे में क्या कोई ऐसी टारगेट ऑडियंस की मार्केट, या उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, या उनको जो भी इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनके पास नहीं है? नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन, मोस्ट पीपल डोंट गेट इट, बट यू गाइज आर स्मार्ट वंस। सो आपको क्लियर हुआ या कहीं पे डाउट है इसके अंदर? इंफॉर्मेशन सर ओके, एक बार हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। प्रदीप, आपसे पहले बात चल रही है, यू कैन कम इन फर्स्ट। इसके अंदर सर कई बार इंफॉर्मेशन तो होती है पर वो इग्नोरेंस भी रहती है, तो वी हैव टू रिमाइंड कि हाँ जी ये आप मिस कर रहे हैं, या दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ नॉट चेंजिंग द फिल्टर। अभी मैं इसके ऊपर जा ही नहीं रहा कि उन तक मैसेज कैसे पहुंचाना है, उसमें लिखना क्या है, बताना क्या है। मैं कह रहा हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो इग्नोर करके बैठे हुए हैं, जो मालूम नहीं है उनको, मालूम है मगर फिर भी यूज नहीं कर रहे, मगर उनके बिजनेस में नुकसान हो रहा है? क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसे सिस्टम है, कोई साइंस है, कोई कैलकुलेशन है? धीरज, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन नाउ। हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होगी, बट शेयर क्या करनी है, मतलब एक मेंटल ब्लॉक है कि क्या बताएं और क्या ना बताएं। तो आप मेरे को कोई एग्जांपल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे शेयर करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। देखिए, हमारे पास तो डिजाइन उनका रहता है, कस्टमर का, हमारे पास प्रोसेसेस रहती है हमारी, और वो प्रोसेस ही हमारा आईपी है। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें से हम उसको ट्रेन करें तो वो काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं ट्रेन करने के लिए, तो फिर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी जी, नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि आपके पास क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनको मालूम नहीं है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वही मेरा आईपी है, वही मेरे को डिफरेंशिएट करता है, वही उनको मालूम नहीं है, या बाकी लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अगर वो मालूम चल जाएगा तो मेरे जैसे अच्छी क्वालिटी का या मेरे जैसी हाई लेवल प्रोडक्शन का वो क्रिएशन या प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, देन आई विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। तो अगर यही एक चीज है तो उसको बताना कैसे है, मैं आपको भी बता देता हूं। मैं
हाँ ये है मेजर, मैंने बोला ना ब्लॉक है। हाँ, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो आपको उनका ध्यान इस पॉइंट के ऊपर लेकर के आना है कि मे बी 3, 5, 7, 11, 13, 17 mistakes you are making while finalizing your vendor for XYZ production. जी अब आपके माइंड में हो सकता है 3 के नंबर के ऊपर ये ट्रिगर हो सकता है 7 के नंबर पे, हो सकता है 13 के नंबर के ऊपर हो, कि 13 गलतियां करते हैं, हॉरिबल मिस्टेक्स करते हैं जब आप वेंडर फाइनलाइज कर रहे होते हैं। एंड वन ऑफ द मिस्टेक इज कि आप सिर्फ प्राइस पढ़ते हैं और उसके ऊपर फाइनलाइज कर देते हैं। L1 सिंड्रोम, सुना है आपने L1 सिंड्रोम? क्या कभी एक्सपीरियंस जी करा है L1 सिंड्रोम? जनरली इसी पे जाते हैं सर। एग्जैक्टली। तो अब यहां पर आपको उनसे बात करनी है, दिस इज ए हॉरिबल मिस्टेक, कि आपने सिर्फ प्राइस देखा, आपने बाकी 11 फैक्टर्स तो देखे ही नहीं। ठीक है जी। तो वो 11 फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आएंगी, या Okay. जो भी फैक्टर्स, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब धीरज, मेरे को टेक्निकली तो मालूम नहीं है, बट लेट अस से हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कॉम्प्लायंस, ओके, सैंपल प्रोडक्शन, उसके बाद कस्टमाइजेशन, उसके बाद टाइम टू डिलीवर द सैंपल, उसके बाद जो भी आपके गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेशन वगैरह, क्योंकि जब नया कोई प्रोडक्ट बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, हो सकता है उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए होते हो सकता है उसमें सैंपल्स के अप्रूवल्स चाहिए होते हो, उसमें भी तो टाइम लगता है। उसके बाद कि आपने सैंपल बना दिया, सैंपल तो बहुत बढ़िया बनाया, मगर जब एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर गया, कॉम्प्लायंस जो है वो लूज हो गई, या फिर जो आपकी कमिटमेंट थी उतने डिलीवरी टाइम जो आपने बोला था उसमें नहीं बन पाया। अभी Delays इसमें हो क्या रहे। हुआ, जी जी, इसमें क्या हुआ है कि ये जो चीजें हैं, हम कंपटीशन था हमारा जब छोटे सप्लायर से, तो ये सारी बातें एप्लीकेबल थी। अब जी। हम मूव कर गए हैं एक हायर कैटेगरी में, जहां जिनसे हमारा कंपटीशन है वो हमसे 10 से 20 गुना बड़ी कंपनीज है। ओके, अब इसके अंदर से जो पहले 5, 7, 10 फैक्टर आपके लिए फेवर में काम करते थे, अब आप कहते हो कि वो इक्विवेलेंट हो गए, जो हमारे से वो बड़ी इक्विवेलेंट कंपनी हो उनके गए। भी। हाँ, तो अब या हम जो है हम कम हो गए या उस चीज के अंदर। जी 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 जी। तो अब हमने ये डिसीजन लिया ही क्यों कि हमारे को इस सेगमेंट में जाके उन लोगों से compete करना है जिनसे हम compete नहीं कर सकते। नहीं, वो बाद में आए उस पर सेगमेंट में, हम पहले मेरा यही मतलब थे पॉइंट है, उसमें। जी मेरे को यही पॉइंट है कि यहाँ पर बात किससे करनी है के अंदर हमारी कहीं पे कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं होगी। मैंने आपसे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी है, बट मैं फिर से वापस उसी क्वेश्चन में आऊंगा कि वो लोग जिन्होंने कभी किसी से बनवाया है, जिनको डिलेज मिले हैं, कॉम्प्लायंस इश्यूज मिले हैं, क्वालिटी इश्यूज मिले हैं, टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो मेरे टारगेट ऑडियंस हो गए। जी और टिपिकली ये कौन सी कंपनीज होती हैं जो ये एक्सपीरियंस करती हैं? जो छोटे वेंडर से डील करती हैं। छोटे वेंडर से डील करती हैं, इसका क्या मतलब है? जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज कम होती होंगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जी यू कैन करेक्ट मी इफ यू आर रॉन्ग, जिनकी नीड कम होती होगी, यानी छोटी कंपनीज होती होंगी, तो इसका मतलब एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स पर ईयर बनाती होंगी, या फिर एक्स करोड़ या एक्स मिलियन डॉलर्स का उनका रेवेन्यू होता होगा, एक बेंचमार्क फिगर आ जाएगा। तो अब आप अगर इससे ऊपर वाली कंपनीज के अंदर जाओगे, तो वो इनवाइट करेंगी आपके जैसे सॉलिड वेंडर्स को या आपसे बड़े साइज के वेंडर्स को। वहां पर इनमें जी से कोई प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, आपको प्राइस के ऊपर निचोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? ऐसी कथा चल रही है प्रभु, ऐसी ही चल रही है। हाँ, तो मार्केटिंग के अंदर लोग मेरे को बोलते हैं, सर आपको कैसे पता लगा? अरे भाई मैं चाल था। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी। तो अब इस केस के अंदर आपको जो है ना, फिर से मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि जो बड़े जायंट्स है जिनसे आप कंपीट कर रहे हो, आपके पास क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनके पास नहीं है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? मेरी मान लीजिए 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की कंपनी है, मैं कंपीट कर रहा हूँ 1000 करोड़ की कंपनी से या मेरे से बड़ी कंपनी से, तो उनके पास तो वो सारे रिसोर्सेज होंगे जो मेरे पास है। इनफैक्ट हो सकता है मेरे से बेटर हो, मेरे से ज्यादा हो। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू हैव व्हिच
None of those people have. If you do not have anything exquisite or exclusive compared to other people, then it will be hard for you to command the market and price. निचोड़ दिए जाओगे बुरे तरीके से जी। तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम रेवेन्यू के पीछे भागना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट वुड टेक ए बैक सीट, मगर होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। वी शुड ओनली एंड ओनली बी फोकस्ड ऑन प्रॉफिट्स, नॉट रेवेन्यू। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हैं, दिस इज नॉनसेंस, रेवेन्यू ही नहीं आएगा तो प्रॉफिट कैसे होएगा? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ये, बाकी सब बोल सकते हैं, मुझे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो मैंने बात बोली है ना, ये बहुत डीप बात बोली है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है अबाउट बिजनेस, अबाउट ग्रोथ। You must always focus on profits. और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ जी। जो बात मैंने बोली अभी कि मैं नहीं बोलूंगा ये सिर्फ इसलिए नहीं बोली कि मैं आपके साथ 4-5 साल से जुड़ा हूँ और इस बात पे मुझे क्लैरिटी है। बाकियों का मुझे नहीं पता वो कब जुड़े हैं आपके साथ, बट ये मैंने एक्सपीरियंस से भी किया है। लास्ट 2-3 साल में मैंने रेवेन्यू को बहुत, मतलब 100%, 40% तो लास्ट ईयर मतलब बहुत कम बढ़ा, तो 40% बढ़ा रेवेन्यू, बट जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर से भी कम है। बिल्कुल ठीक इसलिए है, भी नहीं बोलूंगा मैं ये। बिल्कुल ठीक है जी। सिर्फ रेवेन्यू के पीछे भागना और प्रॉफिट को इग्नोर करना टेम्परेरीली या परमानेंटली इज ए बिग मिस्टेक। और सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर, लोग ना परसेंटेज के पीछे भाग भाग के परेशान होते रहते हैं। मेरे से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मिलते हैं और मेरे को हैरानी होती है, यार ये कैसे बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे को ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च करनी है, मैं B2B के अंदर जो है अपना बिजनेस मेरा है, मैं उसको कम करना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ, मैं रिटेल के अंदर जाना चाहता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ क्यों, तो वो एक जवाब देते हैं कि सर B2B के अंदर या होलसेल मार्केट के अंदर या बल्क मार्केट के अंदर मार्जिन कम है, रिटेल के अंदर मार्जिन ज्यादा है। कितना फर्क है? 10%, 40%। यहाँ पर 10%, 9%, 12% मिलता है, वहां पर 35, 40, 45% या कई बार उससे भी ज्यादा मिल जाता है। दिस इज हाउ पीपल डिसाइड। सर इसके अंदर तो मिक्स होना चाहिए ना, दोनों मिक्स मैच करके चलेंगे। एक तरफ टर्नओवर मिल रहा है तो यू आर इजीली वॉल्यूम मिल रहा है। आपको टर्नओवर से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है। टर्नओवर कर लिया आपने 100 करोड़। एक इंटरेस्टिंग सर ये लगता है ना कि चलो थोड़े मार्जिन, कम मार्जिन मिल रहा है, एटलीस्ट मेरे फिक्स ओवरहेड्स तो कवर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है, मगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, सिर्फ टर्नओवर बढ़ती जा रही है। वहाँ वो गलत है, दैट इज एक इस पे सेइंग है टर्नओवर, इस पे टर्नओवर प्रॉफिट पे, टर्नओवर इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। हाँ, एंड टर्नओवर इज अ मिथ, टर्नओवर इज नॉट गुड। कई जगह से क्या है कि टर्नओवर भी लेना पड़ रहा है, बिकॉज कई जगह क्राइटेरिया है कि आपका टर्नओवर इतना है तो ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर इवन टेंडर। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, मगर आप मेरे को ये बताओ कि टेंडर के अंदर तो वैसे ही मार्जिन नहीं मिलता, निचोड़ दिए जाते हो, तो आपने उसी मार्केट में चुन चुन के क्यों घुसना है जहां पर मार्जिन प्रॉफिट है ही नहीं? एग्जैक्टली हो सकता है अभी हम लोगों को पता ना हो कि दूसरा ठीक है, पहला ऑल्टरनेटिव गुड मार्जिन, सेकंड ऑल्टरनेटिव की चलो खाली कैपेसिटीज पड़ी है यूज कर ली, बट उससे बेटर ऑप्शन है कि अगर हम उसको रिप्लेस कर ले अच्छे कस्टमर ढूंढ के, जो आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। भाई कैपेसिटी खाली पड़ी है मगर लॉस तो नहीं दे रही। आपने कैपेसिटी को सिर्फ भरने के लिए रेवेन्यू आपने ऐड कर लिया, उससे सिरदर्दी बढ़ेगी, उससे लेबर इश्यूज बढ़ेंगे, उससे आपके खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने अगर ये खाली कैपेसिटी आपने फिल करने के लिए आपने कर लिया, नॉट ए ग्रेट डिसीजन। अनलेस कि आप ये कहते हो कि यार इसमें मेरा प्रॉफिट कम होगा, मेरे इससे सारे खर्चे निकल जाएंगे, तो खर्चा वर्सेस सिरदर्दी एंड अपॉर्चुनिटी लॉस को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आइसोलेशन के अंदर देख करके चलते हो तो डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू बी इनकरेक्ट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लोगों को क्लियर नहीं होते। अब वही मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर वापस आता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आकर के बात करते हैं कि मेरी इतने सालों का प्रोडक्शन है, मैं इतने सालों से इतने कस्टमर्स को इतनी कंट्रीज में इतने 1000 करोड़ का माल सप्लाई कर चुका हूं, अब मेरे को अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना है, मेरे को अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरे को अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन या अपना सेल्स सिस्टम सेटअप करना है। क्यों? क्योंकि जो ओईएम मैन्युफैक्चरर है वो 3%, 5%, 7% से ज्यादा मार्जिन देता नहीं है। यहाँ पर 30-40% मेरे को मार्जिन मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बताता हूँ जो मेरे साथ हुई है, और मैं इसका एग्जांपल बहुत बारी देता हूँ। मैं कैफे कॉफी डे के अंदर मीटिंग्स करता था, अभी भी करता हूँ, बट अब मीटिंग्स जूम के ऊपर ज्यादा होती हैं, बट उस टाइम के ऊपर कोविड से पहले की बात है ये। तो वहां पर मेरे पास एक पर्सन मिलने के लिए आए, मर्सिडीज के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से शायद 1 करोड़ के आसपास की मर्सिडीज होगी, एस क्लास थी या नहीं थी मेरे को मालूम नहीं है, ये कोविड से पहले शाइनी सी बड़ी सी गाड़ी में आए मेरे से मिलने के लिए, और उन्होंने बताया कि लगभग 450 करोड़ रुपए का उनका एनुअल टर्नओवर है, मगर हर साल 4 से 6 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। हर साल 4 से 6 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। ईएमआईज कैसे जाएंगी, ब्लैक लिस्टिंग होनी शुरू हो गई है, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, मगर बिजनेस 450 करोड़ का है। उसके जस्ट नेक्स्ट मीटिंग मेरी उस बंदे एक और पर्सन से हुई जो कहते हैं सर मेरा 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिजनेस है, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट घर लेकर के जाता हूं मैं। अब आप मेरे को ये बताओ, वो 450 करोड़ वाला बिजनेस आप बिल्ड करना चाहेंगे या 2 से 2.5 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे जहां पे 1.5 करोड़ रुपए आप घर लेकर के जा रहे हैं? 2 से 2.5 करोड़। एक पर्सन बोल रहे हैं मैं तो 2 करोड़ में खुश हूं अगर 1.5 करोड़ घर ले जा सकता हूं। मैं 1.5 करोड़ में खुश हूं, 2-2.5 करोड़ का भी छोड़ दो, 1.5 करोड़ में अगर अपने घर ले जा रहा हूं हर साल, मैं इसमें खुश हूं। यही होना चाहिए। तो एक जने का ये विचार है, बाकी सब लोगों का क्या विचार है? आपने तो बात खत्म कर दी इस एग्जाम्पल के साथ बात खत्म हो गई मेरे ख्याल। तो मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं, इट वाज सच एन अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कि बिल्कुल बैक टू बैक मीटिंग्स थी। कैफे कॉफी डे में एक की 11 बजे की मीटिंग थी, एक की 12 बजे की मीटिंग थी। तो मैं बार बार ये भी होगा कि 450 करोड़ वाले के पास मर्सिडीज आएगी। क्यों? 2 करोड़ जो 1.5 करोड़ घर लेकर के जा रहा है, क्या वो मर्सिडीज नहीं खरीद सकता? Just I was thinking कि अगर वो लॉस में है, so why did you emphasize on Mercedes so much? मतलब what I'm saying is या expenses overhead कर लेते हैं 450 करोड़ वाले, don't they? मैं अभी इसके ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं उसके ऊपर जा ही नहीं रहा कि रीजंस क्या थे कि उनको हर साल लॉस होता है। वो तो मेरी डिस्कशन हुई, मैंने प्रॉब्लम समझी और उसके बाद मैंने उनको बताया कि इसको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है। तो उनकी कुछ, मतलब मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनफैक्ट पर्सनली भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी और के सिस्टम में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट पॉइंट इज कि 450 करोड़ सिर्फ सुन के फैंसी लगता है, सिर्फ सुन के फैंसी लगता है। अगर घर में पैसा नहीं आ रहा तो 5000 टाइप की टेंशन और बीमारियां और स्ट्रेस हो जाते हैं। सर आजकल जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं जो इतने लॉसेस करते हैं ह्यूज करोड़ों में, उसके अंदर स्ट्रेस और बीमारियां नहीं होती है, उसके अंदर जो है ना, पता क्या होता है, क्योंकि अपने खुद का पैसा नहीं लग रहा। मोस्टली फंडेड कंपनीज होती हैं जो लॉसेस के अंदर बना रही होती हैं और फिर भी खुश होती हैं और जोर जोर से ढोल पीट पीट के बता रही है इस साल हमने इतने करोड़ की हमने टर्नओवर क्लॉक करी, इस साल हमने इतने 1000 करोड़ का, इतने 100 करोड़ का धंधा करा। प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट के ऊपर बात ही नहीं कर। क्यों? क्योंकि उनके खुद का पैसा नहीं है। आप मेरे को बताओ, 10,000 करोड़ की आपने कंपनी बना ली, 2,500 करोड़ का आपको लॉस हो गया, 1,500 करोड़ का लॉस हो गया, ऐसी कंपनी आप बनाना चाहोगे? इसका क्वेश्चन का जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। चल तो यही रहा है सर आजकल मार्केट में, अल्टीमेटली किसी को पास मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा मार्केट में क्या क्या चल रहा है तो बहुत सारे लोग परेशान उदास हो जाएंगे। आपको ऐसा करना है कि नहीं करना, दैट इज द क्वेश्चन। मैं इंटरेस्टिंगली वेट कर रहा हूं कि कोई ये नहीं पूछ रहा सर कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, कोई ना वो रीजन होगा, स्टूपिड तो वो भी नहीं है। दूसरे का टोपी बनाएंगे सर अल्टीमेटली। बस
इसके अंदर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी, एग्जिट प्लान। तो उनको ये मालूम है किस पॉइंट के ऊपर आकर के मैं पैसा बना करके निकल जाऊंगा, बाकी जाए हार में XYZ। अब ऐसे भी लालाजी होते हैं, ऐसे भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए, ये बात ध्यान से समझो। आपको ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है जो बाकी लोगों को मालूम नहीं है, इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू मेक ए प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस। अब यहां पर सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर मैंने पहले अपने सेशंस के अंदर बहुत बारी बात करी है, मैं 3 फैक्टर्स के ऊपर बार बार बात करता हूं। वो 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं? आपके पास अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए, और आपको अपनी मार्केट, टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, ये टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन तीनों में से आपको, मोस्टली लोगों को तीनों में से कुछ भी पता नहीं होता। यस, एब्सोल्युटली धीरज, अगर आपको कुछ भी ऐसा मालूम नहीं है जो उनको मालूम नहीं है, तो यू विल बी बिकमिंग ए कमोडिटी, एंड कमोडिटी के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है प्राइस, और आप हर बार निचोड़ दिए जाओगे। सेम कंपनी से बिजनेस कर रहे होगे, सेम प्रोडक्ट बेच रहे होगे, वहां पर परचेज मैनेजर चेंज होगा, वो कहेगा हाँ जी बताओ मेरे लिए क्या डिस्काउंट करोगे। साल का ईयर एंडिंग क्लोज होगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर से वही सेम बात होगी कि भाई पिछले साल का तो ये प्राइस था, इस साल नया क्या दे रहे हो आप मेरे को प्राइस। और हर बारी 1 अप्रैल को आपको लगेगा मीटिंग आएगी अप्रैल के अंदर और फिर से निचोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपको फोकस करना है वो है आपकी मार्केट लोकेशन क्या है, टारगेट लोकेशन क्या है, कि जिन लोगों से आपको बिजनेस करना है वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर, किसी स्पेसिफिक रेडियस के अंदर। अब ये जो है बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक डिलीवरी टाइम, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जो है इन तीनों में से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, यही स्कूल के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपका प्ले स्कूल है, तो प्ले स्कूल के अंदर डिस्टेंस का क्राइटेरिया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर हम बड़े बच्चों की बात करते हैं तो वो स्कूल की बस से या डीटीसी की बस से या गवर्नमेंट बस से 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी लोग जा सकते हैं, मगर प्ले स्कूल के अंदर आप बच्चा 15 किलोमीटर दूर नहीं भेजते। टिपिकली आप चाहते हो 3, 4, 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर हो, ताकि इजिली बच्चे को आप छोड़ के आ सके और वापस लेकर के आ सके। या अगर आपने ट्रांसपोर्ट मोड भी लिया है तो इजीली आपके पास में फटाफट से 10-15 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर बच्चा पहुंच सके। यही अगर आपका कॉलेज है तो वहां पर आपके मल्टीपल स्टेट्स आप ट्रैवर्स कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज के साथ में हॉस्टल की फैसिलिटी भी हो सकती है। यही अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे मैं एक बिजनेस ओनर से बात कर रहा था, चेन्नई के अंदर उनका बिजनेस है डाई फोर्जिंग का। क्लोज डाई फोर्जिंग होता है, वैसे पूछना मत क्या होता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट वो क्लोज डाई फोर्जिंग के बिजनेस के अंदर है। वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने हैवी पीसेस आते हैं जिसके ऊपर हमारे को काम करना होता है, और वो हैवी पीसेस के होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए हम जो है एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर ही टारगेट करते हैं, हम इसके अलावा बाहर जाते ही नहीं है। इस रेडियस से बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो आउटवे कर जाएंगी प्रपोजल को। बट जब मैंने उनके साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कस करा तो उन्होंने एक बुक लिखी। बुक लिखने के बाद वो किसी तरीके से समहाउ वो बुक उनकी पहुंच गई महाराष्ट्र के किसी बिजनेस के पास, बिजनेस ओनर के पास में। जब उन्होंने बुक देखी कि इन्होंने क्लोज डाई फोर्जिंग के ऊपर किताब लिखी है, तो उन्होंने कांटेक्ट करा इन पर्सन को महाराष्ट्र से। चेन्नई के अंदर इन्होंने बिजनेस दिया एंड ही वाज शॉक्ड। कहते हैं कि उन्होंने फोन करके बोला कि आई वुड लाइक टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद यू, सेट एन अपॉइंटमेंट विद यू, मैं आपसे आके मिल सकता हूं? इन्होंने कहा हाँ जी आप आ जाइए। यहां से अपनी टीम के साथ फ्लाई करके इनके पास गए, वहां पर फैक्ट्री का विजिट करा और साथ ही साथ में वर्बल कंफर्मेशन कर दी कि हम आपको ये ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। कहते हैं कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। कहते हैं टिपिकली क्या होता है इसके अंदर, कुछ वो बनता है
क्या बोलते हैं उसका, टेम्पलेट या मोल्ड या फर्मा वगैरह कुछ बनता है, कहते हैं जनरली वो उसके पैसे नहीं मिलते, कहते हैं उसकी भी पेमेंट करी उन्होंने, और उन्हें ये बोला कि कल शाम को आपका एडवांस पेमेंट आ जाएगा, आप काम स्टार्ट करो, कब से डिलीवरी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो माई पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्रेटेजाइज। जब इनके साथ ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, देन ही रियलाइज यार मेरे को तो महाराष्ट्र से भी बिजनेस आ सकता है, जबकि वो पहले कंप्लीटली चेन्नई को छोड़ के इग्नोर करके बैठे थे, सिर्फ 100, 150, 200 किलोमीटर की रेडियस में टारगेट कर रहे थे। व्हेन ही रियलाइज्ड यार बाहर से भी बिजनेस आ सकता है, हिज स्ट्रेटजी ऑल्टर्ड कंप्लीटली। इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? इज दिस कॉन्वर्सेशन यूजफुल? तो आपको ये पता लगाना है कि फिर से उसी क्वेश्चन के ऊपर बात करनी किससे, ये एक क्वेश्चन पूरे की पूरी आपकी स्ट्रेटजी को ऑल्टर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो भी आप नई मार्केट के साथ टारगेटिंग कर रहे हो या नई मार्केट में टारगेट करके आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, इज दिस फाइनेंशियली वायबल? लोगों को कोई आइडिया ही नहीं होता इस चीज के बारे में, फाइनेंशियल वायबिलिटी का कोई आइडिया ही नहीं है। नाउ लेट मी आस्क यू, हाउ क्लियर आर यू, और व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से is the new market financially viable? ये सुन के आपको क्या समझ में आता है? Is the new market that you want to explore financially viable? इसके अंदर कुछ फैक्टर्स में आपको उनका ध्यान लाना चाहूंगा, आपका ध्यान उन पे लाना चाहूंगा। फर्स्ट फैक्टर वुड बी आपका जो है टारगेट रेवेन्यू या टारगेट प्रॉफिट है कितना, कि आप जो है इस मार्केट से कितना रेवेन्यू या कितना प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। रेवेन्यू मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे सेशंस नहीं करे हुए, तो उस केस के अंदर जो उनको प्रॉफिट वाली डायरेक्टली बात समझ में नहीं आएगी, उनको रेवेन्यू वाली बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए मैं दोनों वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि आपका टारगेट रेवेन्यू उस मार्केट से आप कितना उठाना चाहते हैं। जब तक आपको इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आप सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। अब फाइनेंशियल वायबिलिटी के अंदर आपका हैप्पी नंबर क्या है, आपका टारगेट नंबर क्या है, एंड आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू टॉक अबाउट द प्रॉफिट, कि आप इस पर्टिकुलर मार्केट से कितना प्रॉफिट उठाना चाहेंगे। नेक्स्ट वुड बी कि जिस मार्केट को आप कैप्चर करने का प्लान कर रहे हो, जिस मार्केट को आप कैप्चर करने का टारगेट कर रहे हो, वो मार्केट है कितनी बड़ी, क्या उसमें एनफ कस्टमर्स हैं भी सही? अगर उसमें एनफ कस्टमर्स ही नहीं है, एनफ डिमांड ही नहीं है, तो आपका हैप्पी नंबर कभी भी हिट नहीं होगा, आपका जो टारगेट प्रॉफिट है या टारगेट रेवेन्यू कभी भी आपका अचीव ही नहीं होगा। नेक्स्ट वुड बी कि मार्केट के अंदर जो है करेंटली कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो आपके कंपटीशन में हैं। अगर आपको इन कॉम्पिटिशन्स का आइडिया ही नहीं होगा, तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि वो किस प्राइस पॉइंट के ऊपर वो बेच रहे हैं, आपके लिए कितना प्रॉफिट निकालना पॉसिबल होगा। अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स सिमिलर या इक्विवेलेंट क्वालिटी का माल सस्ते रेट के ऊपर बेच रहे हैं फॉर एनी XYZ रीजन, आप पैसा नहीं बना सकते वहां पर। ये पता कैसे लगेगा कि एग्जिस्टिंग मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, या XYZ टारगेट टेरिटरी के अंदर जो है कितने बिजनेस का पोटेंशियल पॉसिबल है, ये कैसे पता लगेगा? इसकी साइंस में अपनी बहुत सारे सेशंस के अंदर, बहुत सारी वर्कशॉप्स के अंदर बता चुका हूं। सिंपल हिंट देता हूं आपको, गूगल एंड फेसबुक की हेल्प से। गूगल प्रोवाइड्स all of this data absolutely free. You should understand what to look for, where to look for, and how to interpret it. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है गूगल प्रोवाइड करता है। अब ये मार्केट वायबल है या नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं फिर से गूगल की हेल्प से और फेसबुक की हेल्प से। कंपटीशन वहां पर कौन कौन है, ये फिर हम गूगल की हेल्प से पता लगा सकते हैं। और इसकी मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने रिलीज करा था, हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट योर कॉम्पिटिटर्स टू ग्रो योर बिजनेस, लास्ट वीडियो मैंने रिलीज करा था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। उसके अंदर मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, ABC स्ट्रैटेजी। पेड वर्कशॉप से मैं वो स्ट्रैटेजी निकाल करके लाया था। टिपिकली मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं करता,
बट आई डोंट नो क्यों कर दी मैंने, बट कर दी मैंने. इट इज वेरी वेरी powerful, extremely powerful strategy which I shared in the video which I released 3-4 days ago on my YouTube channel. तो अगर आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो मैं आपको लिंक देता हूं, उसको आप अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप मेरी WhatsApp कम्युनिटी के ऊपर नहीं है जहां पर मैं सारे वीडियोस रिलीज करता हूं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए. लेट मी जस्ट शेयर द लिंक. नेक्स्ट आता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is going to be your cost per acquisition of a new client and what is going to be the lifetime value of this new client. So what is the cost per acquisition of new client, and final and last question would be what is the lifetime value of this new client. अगर आपके पास ये numbers नहीं है, you are going to be in for a huge surprise and maybe shocks. तो अब एक बारी हम लिस्ट करें क्या क्या क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे. मैं जस्ट एक बारी रिविजिट कर लेता हूं, तो आप लोग मेरे को हेल्प करें. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस करा था? क्या क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है? बाकी सारे क्वेश्चंस के जवाब उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? बताओ जी. Who is your target audience? यस, हु इज योर टारगेट ऑडियंस? बात करनी किससे है? और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन था कि आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे. जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता. पैसा जलना 100% गारंटीड तय है, पैसा जल जाएगा आपका. ओके जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था. सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ जी. व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड टुडे? How do we reach to the target audience? हाँ, वो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट आ गया ना, कि बात करनी किससे है और मैसेज हमारा उन तक पहुंचेगा कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनके पास नहीं है, जो वो अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में नहीं जानते. दैट इज वेयर द गेम इज गोइंग टू कंप्लीटली ऑल्टर. दैट इज वेयर द गेम इज गोइंग टू कंप्लीटली ऑल्टर. आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनको ही मालूम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को शिवम का वीडियो दिख रहा है, शिवम वीडियो पे मेरे सामने है. शिवम जब मेरे साथ बैठा, हमने कैलकुलेशंस करनी शुरू करी, तो कैलकुलेशन निकल करके आई कि जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, उनको आउटसोर्सिंग का जब बिजनेस मिलता है या ऑफ शोरिंग का बिजनेस मिलता है, तो अपनी टीम्स को वो स्टेशन करते हैं क्लाइंट की लोकेशन पे, और प्रोजेक्ट 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है, और उनकी पूरी टीम वहां पर ही स्टेशन रहती है. नॉर्मली वो लोग होटल्स के साथ टाई अप करते थे. शिवम कहते हैं कि होटल्स के साथ टाई अप करना इज अ कंप्लीट नॉनसेंस, बिकॉज यू विल बी लूजिंग अप टू कितना था शिवम? कैन यू कम इन एंड शेयर द नंबर्स? 54%. 54% extra. Yes, you are paying 54% extra if you are setting your team in a hotel. 54% कॉस्ट सेविंग होती है अगर वो इनके साथ जुड़ते हैं. He serves what is known as fully serviced apartments. Now, अगर उनको ये बात पता होती पहले से, तो क्या वो कर रहे होते? अगर पता नहीं थी तभी तो वो गलती कर रहे थे. और 54% मालूम है किसी एक कंपनी के लिए 1 साल की कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है. This can run into several tens of lakhs. Sir, crores Crores per project. per project, per team. और यही अगर हम लार्ज कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी पूरी जिंदगी में एक ही प्रोजेक्ट चलता है, एक ही छोटी टीम होती है, एक ही जो है ऑफशोरिंग के लिए गई हुई होती है? अब सिंपली सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस हमारा पलटना शुरू हो गया. देन इसके बाद अगर वो होटल के अंदर जाते हैं, तो होटल के अंदर क्या अच्छा होता है और क्या खराब होता है मालूम है आपको? अगर आप किसी 5 स्टार या 4 स्टार होटल के अंदर रहते हैं, तो क्या गड़बड़ होती है वहां पर? लॉन्ड्री कौन करेगा? एक लॉन्ड्री का 250 रुपया देना पड़ेगा. खाना, मैं लेट हो गया, बंद हो गया रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट बंद हो गया, अब आप क्या करोगे? लेट नाइट आपको भूख लग गई, रेस्टोरेंट बंद है, अब आप क्या करोगे?
वो चीजें 5 स्टार होटल में है ही नहीं। और फिर 5 स्टार होटल के अंदर जो बाहर का खाना होता है उसके कैलोरी काउंट अगर आप देखते हो, यू कांट इवन रियलाइज, यू कांट इवन स्टार्ट थिंकिंग हाउ अनहेल्दी एंड अनप्रोडक्टिव दैट फूड इज व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग आउट एट 5 स्टार होटल्स। अब आप कहोगे 5 स्टार होटल में अनहेल्दी? हाँ जी। When we discussed, we even went down to the fact that कि कैलोरी काउंट कितना होता है एक 5 स्टार होटल की मील के अंदर, और हमारे यहाँ पर जो होम कुक्ड फूड होता है उसके अंदर कैलोरी काउंट क्या होता है। We are not discussing here quality of ingredients. We are discussing here the calorie count. And ये तो सबको मालूम है कैलोरी काउंट का क्या मतलब होता है। So we even went down to the level कि आपको इतनी छोटी छोटी चीजों से कितना फर्क पड़ रहा है। And then when we started discussing, when Shivam started discussing this, तो Shivam, is it possible for you to share कि क्या रिस्पॉन्स रहा जब हमने इस लेवल के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करा अपने टारगेट ऑडियंस से? सर so basically people were so so into it when I spoke to them. जैसे for an instance, I'll give you a very simple example for people to understand. Let's say कि मैं क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट ने बोला ठीक है प्रॉपर्टी अच्छी है, आप मेरे को इसका कोटेशन दे दो, 1 साल का हमारा प्रोजेक्ट है। तो हाउ इट यूज्ड टू हैपन वाज, मैं उनके पास गया, ठीक है 5 BHK की प्रॉपर्टी है, दिस इज द कोटेशन, 3 लाख रुपीज पर मंथ, दिस विल इंक्लूड ऑल योर सर्विसेज। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, जब हम ये बात करते हैं ना, तो मेरे पास क्लाइंट आता है, कहता है यार देख मेरे ना बजट में एलोकेटेड है 3.25 लाख रुपए का हमारा बजट है, तू देख ले कितने में क्या मिलती है प्रॉपर्टी, आप उसके हिसाब से ढूंढो। सो द क्लाइंट इज कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि हमारा प्रोजेक्ट में इतना बजट एलोकेटेड है, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड दिस करंटली आई एम इन भोपाल। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने साइन करा है ना, जब अभी yesterday we it went live, what happened was कि these guys they were planning to do some random hotel, ऐसा छोटा गेस्ट हाउस ये वो, और ये मेरे पास आया, इसने मैंने कोटेशन नहीं दिया, इसने पहले मेरे को बोल दिया कि ये हमारा बजट है। अब जो मैं कोट बना रहा था ना वो उससे 20,000 रुपये ऊपर ही था। तो मैंने बोला अरे सर मैं सोचता हूँ, रुको बताता हूँ, एंड एट द एंड वी अग्रीड ऑन इट। एंड वो I was so shook, and the kind of property, if means I don't want to go too much in depth for these people to get it. ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिया उसमें मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 है। इट इज जस्ट। बट इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जब आप करते थे बिजनेस, वर्कशॉप से पहले, स्ट्रेटजीज जो हमने डिस्कस करी उससे पहले क्या रहता था सिस्टम? उससे बस एक ये 2.5 महीने पुरानी बात है, 25,000 के पीछे आधा घंटा हमारी जूम कॉल पे चल रही थी बस। यही सेम डायरेक्टर था, उन्हीं का कोई दूसरा प्रोजेक्ट था। ओवर 25K वी हैड दिस डिस्प्यूट ऑन अ मंथली बेसिस। ग्रेट, वंडरफुल। और अब आप कह रहे हो कि लोग नेगोशिएट छोड़ो, अपना खुद का ही वो खोल के देते हैं, इतना पैसा है इसमें, बताओ क्या कर सकते हैं। Absolutely, sir. And जो कि पहले निचोड़ देते थे पहले। and the biggest game changer is that I've understood is, जो आप अभी बता रहे थे ना सबको in the very beginning कि आपके पास ऐसी क्लाइंट की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सर as humans we all gossip, okay? जब भी आप किससे मिलते हो, the only difference is now when I gossip, so I met these guys yesterday, हमारी प्रॉपर्टी पे उनका फर्स्ट नाइट थी, तो मैंने उनके साथ डिनर करा। तो जो मेरी गॉसिप भी थी ना, बात भी थी, उसमें मेरे को सारे के सारे पेन एरियाज निकले, सारे पेन एरियाज, और पता नहीं कितनी लीड निकली है। मैं मतलब कुछ बता भी नहीं सकता सर आपको कहाँ की क्या क्या इन्फो मेरे पास है। वो तो मेरे को एक पॉइंट पे कह रहा था कि आपके सबकॉन होते हैं, हमें सबकॉन प्रोवाइड कर दो। सबकॉन बेसिकली जो उनके IT कंसल्टेंट्स हैं, he said कि आपका इसमें भी कुछ है क्या, आप मेरे को ये प्रोवाइड कर दिया करो IT कंसल्टेंट। हाँ बोलो, थोड़े दिन रुको, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो I know all, I won't say all, but I know more and more of their pain areas कि क्या दिक्कतें आती है, क्या परेशानियां आती है। एंड जो कैलोरीज की आप बात कर रहे हैं ना, दिस इज समवेयर दैट वी रियलाइज्ड कि जब हम ये बात बोलते हैं ना किसी को, द नेक्स्ट पर्सन ऑलवेज वो मुझे बोल देता है, अगर वो बंदा आगे हेल्दी है ना थोड़ा सा, तो वो बीच में ही रोक देता है मेरे को
कह रहा बस 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 तू मेरे को भाई अभी रेट वेट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज व्हेन आई टेल देम कि गवर्नमेंट कहती है कि आपको आपकी आरडीए जो डाइटरी इनटेक है, एक गवर्नमेंट का आरडीए का वो निकलता है कि 2100 कैलोरीज फॉर अ मेल होती है, एंड आई थिंक इट्स 1850 फॉर फीमेल्स। सो आई टोल्ड देम पर डे कि पर डे पर डे यस, हाँ, ये क्लियर करना बड़ा recommended dietary intake, that is what. जरूरी है। यस So when we figured it out, उसमें निकला एक होटल की एक सिंगल मील में 1250 से लेके 2200 तक कैलोरी हो सकती है एक मील में। वाह, तो मतलब आप ये मील की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने कोई थाली ऑर्डर कर दी कहीं पर, तो आप ये उसकी बात कर रहे हो या कि आप किस तरीके के मील की बात कर रहे हो? इट कुड बी एनीथिंग। अगर आप मान लीजिए अगर आप होटल में जाके आप बुफे एंजॉय कर रहे हैं, बुफे में तो कोई काउंट ही नहीं है, बुफे में इट Correct. कुड वेरी, बट इवन देन it would be on a higher side. And let's say that you order a पनीर टिक्का मसाला, साथ में आपने नान या रोटी मंगवाई, उसके अंदर approximately there are 1350 calories in that meal alone. मजा तो आता है यार, कुछ भी कहो। सर खा लो फिर 24 दिन के लिए वही खाना, उसके बाद आना है हमारे पास। उसके तो नीचे आपको ये कहना चाहिए कि मजा एक दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं, रोज मजे नहीं लिए जा सकते, तीनों टाइम नहीं लिए जा सकते। This हाँ, should be your response. महीने में 24 दिन नहीं ले सकते आप इतने मजे ना, आपकी हाँ, बॉडी अलाउ हाँ, नहीं करेगी। हाँ, महीने में 72 टाइम्स नहीं मजे ले सकते, महीने में 5 बारी 3 बारी कर सकते हैं। तो दिस शुड बी योर रिस्पॉन्स। एंड देन अभी तो हम इस पे घुसे नहीं, मैं तो कोमोबिलिटीज नीचे लिस्ट करी हुई थी कि देखो ये 35 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नीचे ये भी लिखा हुआ था मैंने कि आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपकी टीम प्रोडक्टिविटी on top, and then we list all those other sort of commodities that could lead to heart problems, हाँ, आप ये कह रहे हो कि वहां तक तो जाने ही नहीं देते, उससे पहले ही हाँ कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। हाँ, बिकॉज उनको वो समझ आया था ना, if you have been staying at a hotel on a project for 20-25 nights, you understand the pain. कल जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने मेरे को यही बात बोली, हियर इन भोपाल देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड बापू की कुटिया, वो थाली ही बेचते हैं। कह रहा कि मैं बापू की कुटिया खा खा के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कह रहा कि आई एम एविड टी ड्रिंकर। कह रहा जब से मैं 15 दिन से भोपाल में, मैंने 15 दिन से चाय नहीं पी है, जस्ट बिकॉज आई एम ऑलवेज फीलिंग सो फुल। यस, ग्रेट है जी, मस्त छापो इसको शिवम। एंड धीरज, आपने हैंड रेज करा था, इफ यू आर स्टिल हियर यू कैन कम इन। ग्रेट जॉब शिवम। हाँ, मैंने बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने तो आपका वो चक्कू डाल के घुमाना वाला सब चालू कर रखा है। हाँ जी, फियर की थाली साथ में लेके घूम रहा है वो, कह रहा अभी फियर की थाली की जरूरत नहीं पड़ी आरती उतारने के लिए। मोस्टली यहाँ तक आते आते ना लोग मान जाते हैं, इसके बाद कहते हैं भाई जो बेस्ट लगाना लगा दे, नेगोशिएशन खत्म हो जाता है। कहते हैं अभी वहां पर भी नहीं मानेंगे तो मेरे पास और 500 चीजें बताने के लिए। तो चक्कू बाहर निकाल दे भाई। यस, एब्सोल्युटली। तो जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप करी हुई है, हाँ, जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप करी है उनको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा कि जैसे मेरी साइंस वर्क करती है, शिवम ने एग्जैक्टली उस तरीके से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट एग्जैक्टली वो चीज करी हुई है वहां पर। सो एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फैंटास्टिक। ओके जी, सो उम्र में छोटे हैं बट इन्होंने हमसे आगे जाके काम किया है, रियली हैप्पी फॉर शिवम। बट जो मैंने हैंड रेज किया था वो इसलिए किया था कि जो मुझे समझ में आया वो है कि हमें पहले तो फाइंड करना है कि वैल्यू क्या है हमारी रिलेशनशिप में, कस्टमर को हमसे क्या वैल्यू चाहिए, वो कहाँ देनी है, कैसे देनी है, किसको देनी है, द परसेप्शन ऑफ वैल्यू, कौन उसको वैल्यू को वैल्यू करेगा एक्चुअली, राइट कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगा, लॉट ऑफ टाइम्स इवन कस्टमर्स डू नॉट रियलाइज दैट दे आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। जी, डेफिनेटली। और कस्टमर्स ये बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, इसमें ये नहीं आ रहा कि 30 साल से आप सही करते आ रहे हो। कस्टमर्स बोलते हैं कि तो नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, इसमें ये नहीं आ रहा कि सभी गलत कर रहे हैं या सभी ठीक कर रहे हैं। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स व्हेन यू गो टू देम बाय टेलिंग देम व्हाट दे डोंट नो अबाउट व्हाटएवर देयर बिजनेस इज, तो टिपिकली ये रिस्पॉन्स आते हैं, क्या बात कर रहे हो धीरज जी, हम तो 30 साल से ऐसे करते आ रहे हैं, हमारे पास तो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने हमारे को ये रिकमेंड करा है, या फिर पूरी इंडस्ट्री में ही काम ऐसे होता है।
तो दैट इज नोवेयर इंडिकेटिंग दैट दिस इज द राइट वे टू थिंक एंड डू इट। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस आपको काम करेंगे और बहुत अमेजिंग काम करेंगी। एंड टेकिंग दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वो क्वेश्चंस थे, आपको मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। एक तो था व्हाट दे डोंट नो, व्हाट यू नो, और उसके बाद था ये मार्केट कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर गैदर्ड है, कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके बाद क्या ये मार्केट फाइनेंशियली वायबल है। इसका क्या मतलब है कि आपका टारगेट प्रॉफिट नंबर क्या है, व्हाट इज योर टारगेट प्रॉफिट दैट यू वांट टू अचीव, एंड उसके बाद क्या पीपल जो वहां पे कॉम्पीट कर रहे हैं उनके करंट प्राइस पॉइंट्स और किस तरीके से वो बेच रहे हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे उस इंडस्ट्री के अंदर, सॉरी उस टारगेट न्यू टेरिटरी के अंदर, उस न्यू ज्योग्राफी के अंदर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। सो यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। और मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने रिलीज करा है यूट्यूब के ऊपर, दैट वीडियो टॉक्स अबाउट एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस कि हाउ टू एक्सप्लॉइट योर कॉम्पिटिटर्स टू ग्रो योर बिजनेस क्विकली एंड फास्टर। तो ये आपको वो वीडियो देखोगे तो दोनों चीजें आपस में थ्रेड्स टाई हो जाएंगे। एंड फाइनली व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन में इनफैक्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन था कि आपका क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा, और फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगा। ये दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मेरे को इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इफ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट is less than the lifetime profitability, then you can easily go and enjoy that market, new territory. Okay. Yes, Dheeraj? ये एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे आपने एक सवाल डाला कि मार्केट कहाँ पे है, ये मार्केट है कहाँ पे। मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है जी, और आज की डेट में ट्रम्प साहब उसके ऊपर नए नए टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो लग रहा है तो अगर मान लीजिए टैरिफ लग गया जी, हाँ जी, अगर टैरिफ लग गया तो what used to be a market before 2nd of April is no longer going to remain a viable market after 2nd of April. जी। तो अब उस केस के अंदर आपको न्यू टेरिटरीज आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी या न्यू सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। A lot of companies have tested this strategy and they are working on this. They are acquiring or merging or buying equity into other companies and countries जहां पर उतने hard tariffs के problems नहीं है, so that then they can start shipping or getting orders from that route. बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आपने देखा होगा चाइना की बहुत सारी कंपनीज यूएस के अंदर कंपनीज एक्वायर कर रही हैं। जैसे आपने आई थिंक टिकटॉक का सुना होगा, टिकटॉक वाज बैंड फ्रॉम अमेरिका saying that it is a Chinese product. Then smart people started thinking कि अगर यूएस की कोई कंपनी टिकटॉक को खरीद ले या एक सिग्निफिकेंट शेयर वहां से खरीद ले, उसके इक्विटी वहां पे बाय कर ले, it will no longer remain a Chinese company, it will now become an American company and then they can continue to launch it again and continue to survive and thrive there. So a lot of strategies like these कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो सकता है वो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये देखना है कि अगर आपके पास टैरिफ लग गया, आपकी कंट्री पे, इंडिया पे टैरिफ लग गया वर्सेस जो बाकी कॉम्पिटिंग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लग रही हैं, आपका फाइनल लैंडिंग कॉस्ट वहां पर क्या पड़ेगा। इज इट स्टिल बेटर देन चाइना और अदर कंट्रीज और इट इज गोइंग टू बी इक्वल और वर्स देन दैट? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो है नहीं कि अचानक से उनके माल की डिमांड जीरो हो जाएगी। माल तो उनको अभी भी चाहिए होगा, अब देखना है कि अगर मान लीजिए मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑप्शंस हैं तो कहां से सबसे सस्ता माल आ सकता है, कहां से इकोनॉमिकली वायबल सोर्सिंग करी जा सकती है। सो नाउ द attention would be put forward onto other parts of the business. Does that make sense, Dheeraj? Yeah, it does. बाकी बात मैं आपसे फिर फोन पे डिटेल में करूंगा। मेरे से आप डिस्कस कर लेना अलग से। मैंने मैसेज कर दिया आपको जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। And with that note, thank you so much. I'll see you in the next Wednesday session. Bye bye. Take care.